दो लाइनें मेरी पूरी फैमिली के लिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे पीजीपी की रिवीजन। और सबने साथ बोलनी है, अगर वो दो लाइनें सबको आती हैं जरूर साथ बोलेंगे, नहीं तो फिर रिवीजन करेंगे जी साथ में। 1 2 3 स्टार्ट। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हमको उस पार जाना पड़ेगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सारे नु भाई, की हाल चाल? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद हैं, आपकी माताओं के आशीर्वाद हैं, दुआएं हैं, सबका प्यार है, बहुत सारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ज़बरदस्त। अच्छा इधर सुना ध्यान से, अब मैं आपको एक न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ, और वो ऐसी न्यूज़ है आपको सुन के थोड़ा सा बुरा लगेगा, यार ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट वो न्यूज़ सुनानी ज़रूरी है, वो मेरे लिए भी ज़रूरी है। और न्यूज़ पता है क्या है? बताओ न्यूज़ क्या है? कोई गैस कर सकता है न्यूज़ क्या है? ऐसे कोई गैस नहीं कर पाएगा, मुझे पता है कोई भी गैस नहीं कर पाएगा। न्यूज़ ये है, कुछ बच्चे शायद गैस कर पाएँ, कुछ बच्चे शायद गैस कर पाएँ। न्यूज़ ये है कि अब संडे को और मंडे को आपका शाम को स्टूडेंट दरबार नहीं आएगा। संडे और मंडे 2 दिन शाम को स्टूडेंट दरबार नहीं आएगा। हाँ, मंडे को हमारी 7 बजे, सॉरी मंडे को रात को 10 बजे जीएसटी की लाइव रिवीजन क्लास स्टार्ट होने जा रही है, वो रिवीजन क्लास आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो कोई बच्चे ना आपस में तो हफड़ा दफड़ी मच गई, भाग दौड़ मच गई, नालायकों दूर दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। सुन लो पहले क्यों नहीं आएगा। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने पहले भी कहा था कि 25 मई को, 25 मई को मेरे मम्मी और पापा दोनों का ही बर्थडे होता है, और मैं हर साल उनके बर्थडे पर घर जाता था। इस बार लॉकडाउन के चक्कर में मैं जा नहीं पाया, और फिर 7 तारीख से हमारी रात को 10 से 11 लाइव रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। मेरी पूरी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए मैं 2-3 दिन पहले घर लगा के आना चाह रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे घर हुए, तो मैं भी तो उदास हो जाता हूँ ना मम्मी पापा के बिना, तो आप भी उदास हो जाते हो, मैं भी उदास हो जाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं 2-3 दिन पहले घर लगाया हूँ, आराम से उनका आशीर्वाद ले आऊँ, उनकी ब्लेसिंग ले आऊँ, उनके पास 2-3 दिन रह के आ जाऊँ। फिर मैं मंडे से रात को 10 बजे जीएसटी की रिवीजन क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं मंडे शाम को ही दिल्ली वापस आऊँगा, तो मैं शाम को स्टूडेंट दरबार यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, 10 बजे लाइव सेशन हम कोशिश करेंगे जरूर करें। तो आपकी जीएसटी की रिवीजन क्लास हम 10 बजे स्टार्ट कर देंगे। बट टेंशन मत लेना सर, क्योंकि फिर मंडे को फिर मैं आ जाऊंगा, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब जो भी फिर आपके स्टूडेंट दरबार के सेशन होते हैं वो तो शाम को 7 बजे आएंगे ही आएंगे, ठीक है? बस ये लगा लो, ये मान के चलो, एक तो आपका हो गया आज रात को मतलब 8:30 बजे, एक आज आपका डाउट सेशन नहीं होगा, ठीक है? एक आज आपका डाउट सेशन नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपका सैटरडे तो वैसे भी नहीं होता आपका, क्योंकि सैटरडे प्रोफेशनल वाले बच्चों का होता है। संडे आपका होता है सेशन, संडे मैं ऑफ कर रहा हूँ और मंडे ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? संडे और मंडे 2 सेशन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं, गुस्सा तो नहीं हो गए? और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ सर, क्योंकि मेरा जाना जरूरी है, ठीक है? मैं भी, आप भी उदास होते हो, मैं भी उदास होता हूँ, तो इसलिए मैं 2 दिन के लिए घर रह के आ रहा हूँ। और 2 दिन तो रह ही आ सकता हूँ ना सर, ठीक है? 2 दिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, थोड़ा और मोटिवेट होकर आऊँगा, उनकी ब्लेसिंग लेके आऊँगा, उनका आशीर्वाद लेके आऊँगा। फिर देखना कितनी एनर्जी के साथ वापस आऊँगा ना, इतनी बढ़िया जीएसटी की रिवीजन कराऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है जी? तो बस 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा ऐसा। बाकी मैं कोशिश करूँगा घर से ना वैसे ही लाइव आ जाऊँगा, घर से वैसे ही बातचीत करने के लिए लाइव आ जाऊँगा। स्टूडेंट दरबार तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्टूडियो मेरे कुरुक्षेत्र में घर में नहीं है, ठीक है? मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, क्योंकि मेरी फैमिली कुरुक्षेत्र, मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो मुझे वहां पे जाना है। स्टूडियो मेरे घर में नहीं है, वैसे ही लाइव आ जाऊंगा। क्या हो गया, अपनी फैमिली से बात करने के लिए अगर टाइम लगा तो लाइव मैं जरूर आऊँगा। और बाकी फिर मैं मंडे को रात को 10 बजे मुलाकात करेंगे, ठीक है जी? तो ये न्यूज़ मुझे आपको बतानी थी, और कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई नाराज़ नहीं होगा। आप भी 2 दिन का आराम से ऑफ ले लो, आराम से पढ़ाई करो, और अपने डाउट्स निकाल लो जितने भी हैं। फिर अपनी मंडे से पूरी रूटीन हम बना के चलेंगे। रात को 10 बजे आप सबने लाइव आना है जीएसटी की रिवीजन क्लास के लिए, ठीक है? चलो जी, बच्चा कह रहे ठीक है सर, ओके, आप जाके आओ घर, और हमारे लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग लेके आना पेरेंट्स से, सबके लिए ब्लेसिंग लेके आऊँगा, टेंशन मत लो, सबके लिए आशीर्वाद लेके आऊँगा। और उनको बोलूँगा कि मेरी फैमिली को आशीर्वाद दो, सारे यूट्यूब की फैमिली के बच्चे इस अटेम्प्ट के अंदर क्लियर कर जाएँ, ठीक है? चलो जी, इधर सुना ध्यान से जी। अब एक बात मैंने सोच के बताओ जी, लास्ट क्लास में हमने अपनी पीजीपी की रिवीजन क्लास स्टार्ट की हुई थी। आज हमारी रिवीजन क्लास 3rd रिवीजन क्लास है, क्योंकि 2 रिवीजन क्लास हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया था ना, लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया था, एक बार फटाफट से उसकी रिवीजन कर लेते हैं। इधर देखो ध्यान से जी, लास्ट क्लास में हमने प्रोविजन कौन कौन से कंप्लीट किए थे, एक बार पहले वो देखो जी। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था जी,
पीजीपी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, अभी तक सेक्शन नंबर 28 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 29 कर चुके हैं, 30 कर चुके हैं, 31 कर चुके हैं, ये चारों प्रोविजन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास का हमारा टारगेट क्या है जी? आज हमारा टारगेट है एक तो एक्सप्लानेशन 1 टू सेक्शन 32(1) ये कंप्लीट करना, एक्सप्लानेशन 5 32(1) ये हमें कंप्लीट करनी है, सेक्शन नंबर 32(1)(1) ये हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचा 32(1)(2) एडिशनल डेप्रिसिएशन ये भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रोविजो टू सेक्शन 32(1) ये भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। और अगर टाइम बचा सेक्शन 38(2) जो है ये भी आज हम कंप्लीट करेंगे। ये सारे प्रोविजन आज हमें रिवाइज करने हैं। बट इसकी रिवीजन से पहले एक बार फटाफट से मुझे वो रिवाइज करवा दो जो अभी तक हमने 2 रिवीजन क्लास में रिवाइज की है। चेक करो सर, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पीजीपी का, तो मैंने कहा था पीजीपी के चैप्टर के अंदर की 28 से लेकर 44 डीबी तक आपके जो भी प्रोविजन होंगे वो सारे के सारे पीजीपी के होंगे। अब जो भी आपके बिजनेस की इनकम होगी, प्रोफेशन की इनकम होगी, आप सब जानते हो वो टैक्सेबल कहाँ पर होगी? पीजीपी के अंदर होगी। बट मैंने कहा था कि सेक्शन नंबर 28 में ना काफ़ी सारी इनकम टैक्सेबल होती हैं, 1 से लेकर 11 तक पॉइंट होंगे। बिजनेस की इनकम के अलावा और भी काफ़ी सारी इनकम होंगी जो टैक्सेबल होंगी। और मैंने कहा था इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका होगा, क्या क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे बता दे कि हमने पढ़ा कैसे था? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 28 पढ़ेंगे। 28 किसका है? चैट बॉक्स में लिखो जी, चैट बॉक्स में हर बच्चा लिखेगा 28 किसका है? चार्जिंग सेक्शन। उसमें क्या लिखा होगा कि कौन कौन सी इनकम बिजनेस की इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी, वो सारी की सारी बातें 28 में लिखी होंगी। 29 क्या होता है? हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम, मतलब जो भी इनकम आपकी 28 में टैक्सेबल होगी उस इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कंप्यूट कैसे करेंगे, वो सारी की सारी बातें 29 में आती हैं। फिर 30 से लेकर 38 कहते हैं एक्सपेंडिचर अलाउड। एक्सपेंडिचर अलाउड का मतलब क्या है कि जो भी इनकम 28 में टैक्सेबल है उस इनकम को निकालने की जो भी कंप्यूटेशन होगी, तो कौन कौन से खर्चे डेबिट किए जाएंगे पीएनएल में, वो सारी की सारी बातें 30 से लेकर 38 में लिखी होती हैं। फिर 39 हमारे किसी काम का नहीं होता। सेक्शन 40 किसका है? एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। डिसअलाउड का मतलब क्या कि ऐसे कौन कौन से खर्चे होंगे जो पीएनएल में डेबिट नहीं होंगे। पीएनएल में डेबिट नहीं होने का मतलब क्या कि वो खर्चे अलाउड नहीं होंगे, उसको प्रॉफिट निकालते हो तो माइनस नहीं करोगे, वो सारी बातें 40 में आती हैं। सेक्शन 41 किसका है? जो खर्चा पहले अलाउड हो चुका था, अगर बाद में उसकी रिकवरी होगी, उस रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी बातें 41 में है। 42 नोट रेलिवेंट है। 43 में क्या लिखा हुआ है कि जो खर्चे अलाउड होंगे पेबल बेस पर या पेमेंट बेस पर, पेमेंट बेस पर अलाउड होंगे। फिर 44 ये बात कहता है कि जो भी आपके छोटे मोटे बिजनेसमैन होंगे उन बिजनेसमैन की इनकम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो सारी की सारी बातें आपकी 44 में निकल कर आती हैं। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले 28 हमने स्टार्ट किया कि बिजनेस प्रोफेशन की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी, और जो भी आपके एक्सपोर्ट इंसेंटिव होंगे वो इंसेंटिव भी आपके टैक्सेबल होंगे पीजीपी के अंदर। फिर ये सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना मैंने कहा जो भी बिजनेस प्रोफेशन में कोई भी गिफ्ट मिलेगा, कोई परक्यूजिट मिलेगा, वो गिफ्ट और परक्यूजिट भी आपके हाथ में 28 में टैक्सेबल होगा। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। फिर ये कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा 28 में ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। अब मेरे को पूरी क्लास बता दे सेक्शन 29। हर बच्चा वही गाना गा के मुझे सुनाएगा जो लास्ट क्लास में हम सबने मिलकर लिखा था। हर फैमिली का बच्चा वही गाना गा के सुनाएगा जो लास्ट क्लास में सेक्शन 29 का हम सबने लिखा था। आप सबने चैट बॉक्स भर देना चाहिए। फटाफट से बताओ, अगर मुझे बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करनी है मैं कहां जाऊंगा? 29 के पास। सबसे पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं बेस क्या लूंगा जी? जल्दी बताओ, सबसे पहले बेस क्या लूंगा? जो भी आपके कंपनीज एक्ट के नेट प्रॉफिट होंगे वो बेस लूंगा। कौन कौन से खर्चे ऐड होंगे जी? जल्दी बोलो, कौन कौन से खर्चे ऐड होंगे जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए? जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए वो क्या हो जाएंगे? ऐड। अच्छा, कौन कौन से खर्चे माइनस होंगे? जो डेबिट होने चाहिए थे और डेबिट नहीं हुए थे। जो डेबिट होने चाहिए थे, डेबिट नहीं हुए थे, वो क्या कर देंगे? माइनस। कौन कौन सी इनकम माइनस करेंगे? कौन कौन सी इनकम माइनस करेंगे? जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए। जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, वो क्या करोगे? माइनस। और कौन कौन सी इनकम ऐड करोगे? जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं हुई थी। जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं हुई थी, वो सारी क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। फिर इन चारों एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट होंगे वो बिजनेस के होंगे। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी, ठीक है। फिर ये सारी बातें लास्ट क्लास में कंप्लीट करने के बाद ना एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था,
बट उससे पहले हमने सेक्शन नंबर 30 किया और 31 किया। पूरी क्लास बोलते हैं सेक्शन 30 किसका था कि अगर कोई खर्चा बिल्डिंग का होगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो 30 में होगा। अगर कोई खर्चा मशीन का होगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो 31 में होगा। अब सोच समझ के बोलना, बिल्डिंग वाले खर्चे चाहे वो ओनर ने किए हो, टेनेंट ने किए हो, अगर रेवेन्यू खर्चे होंगे 100% अलाउड होंगे, और अगर वो कैपिटल खर्चे होंगे और अगर ओनर ने किए होंगे तो उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करेंगे और क्या क्लेम करेंगे, डेप्रिसिएशन। और अगर वो टेनेंट ने किए होंगे तो डीम्ड बिल्डिंग मानकर वो क्या क्लेम कर लेगा, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा। और अगर वही मशीन वाले खर्चे हैं, रेवेन्यू हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैपिटल हैं, ओनर ने किए हैं, कॉस्ट में ऐड करके क्लेम कर लोगे डेप्रिसिएशन। बट अगर कैपिटल हैं, टेनेंट ने किए हैं, तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा मशीन वाले केस में। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी, तो यहां तक हमने रिवीजन कर ली है। ठीक है, यहां तक हमने कर ली है रिवीजन। और लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, अब चेक करते हैं वो होमवर्क कितने बच्चों का सही है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने आंसर निकालने की कोशिश तो की है और काफ़ी सारे बच्चों के सही भी आंसर, बट कुछ बच्चों के गलत भी हैं। आओ जी एक बार वो होमवर्क देखते हैं, निकालना जी एक बार वो होमवर्क और उसका आंसर बताओ फटाफट से। आंसर कितना आ रहा है बताओ जी, आंसर कितना आ रहा है। एक मिनट रुकना यार, मेरे को तो मेरा क्वेश्चन दिखे नहीं रहा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। अब मुझे बताओ एक बार नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, एक बार नेट प्रॉफिट बताओ जी। नेट प्रॉफिट दिया हुआ था जी 21,50,000 रुपये, आपका नेट प्रॉफिट था 21,50,000 रुपये। इसको आप बेस बनाओगे जी, 21,50,000 रुपये बेस बनाओगे। अब क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा जी, मेरे को ना यहाँ पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा, मेरे को क्वेश्चन दिख नहीं रहा, मैंने क्वेश्चन की फोटो क्लिक की हुई है तो मैं क्वेश्चन की फोटो में से देख रहा हूँ। एक बार आपने क्वेश्चन लिखा होगा, उस क्वेश्चन को देख लेना, उसके बेस पे आंसर निकाल रहा हूँ। आप चेक करो, नेट प्रॉफिट आपका 21,50,000 रुपये होगा। उसमें अब कौन कौन से खर्चे डेबिट किए हुए थे जो डेबिट होने नहीं चाहिए थे। ऐसे कौन कौन से खर्चे थे जो डेबिट किए हुए थे बट डेबिट होने नहीं चाहिए थे, वो कौन कौन से हैं। एक तो इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स आप 50,000 पे इसको ऐड कर दोगे जी, ये आपने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर आपका डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड वाला हो गया जी, आपने एसएलएम वाला डेप्रिसिएशन ये आपने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 80,000 आपने ये ऐड कर दिए जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 80,000 के ऐड होंगे। कमीशन पेड, हाँ जी कमीशन पेड का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि कमीशन पेड उन्होंने डेबिट किया हुआ है, हमें भी डेबिट करना है। और मैंने पहले भी कहा था जो खर्चा उन्होंने डेबिट किया है और हमें भी डेबिट करना है, उसका इनकम टैक्स में हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जो खर्चा उन्होंने डेबिट किया है हमें भी डेबिट करना है, उसका इनकम टैक्स में हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो 50,000 रुपये डेबिट रहेंगे। बोनस पेबल 80,000 रुपये, ये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 80,000 का बोनस पेबल हो गया। उसके बाद फिर आपका आ गया पर्सनल एक्सपेंडिचर। भैया पर्सनल एक्सपेंडिचर है 40,000 रुपये के, ये डेबिट किए हुए थे बट डेबिट होने नहीं चाहिए, तो ये सारे खर्चे तो कर दोगे ऐड। मतलब ये सारी एडजस्टमेंट जो हैं ये सारी की सारी ऐड होने वाली हैं। अब माइनस करने वाली कौन सी है, ऐसी इनकम जो क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट होनी नहीं चाहिए थी, वो सारी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब माइनस में चेक करो, एक तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, भैया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है यहाँ पे क्या कर रही है, उसको यहाँ पे 2 लाख रुपए ये माइनस कर दो। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे आ रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, एफडी का इंटरेस्ट है, अदर सोर्स की इनकम है, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, 1 लाख रुपए ये माइनस कर दो। उसके बाद फिर आपका लॉटरी की इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है 50,000 रुपये, लॉटरी की इनकम है, ये माइनस कर दो आप यहाँ पे। और फिर आपका आ रहा है प्रोविजन फॉर सेल ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, ये तो बिजनेस की इनकम है, इन्होंने क्रेडिट की हुई है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रेडिट ही रहने दो, इसका कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो इनकम ऑलरेडी टैक्सेबल है और हमें भी टैक्सेबल करनी थी उसको दोबारा से कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे, जैसी है वैसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ अदर इन्फॉर्मेशन में। अदर इन्फॉर्मेशन में आपके बेड डेट्स हैं 40,000 रुपये के, तो 40,000 रुपये के बेड डेट्स हैं, ये माइनस करने चाहिए। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये डेबिट होने चाहिए थे बट डेबिट नहीं हुए थे, जो डेबिट होने चाहिए थे डेबिट नहीं हुए थे, क्या कर दोगे, माइनस। उसके बाद फिर आपका आ रहा है डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड, ये भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 60,000 रुपये आप ये भी माइनस कर दोगे। और फिर आपका रहा है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, भैया अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड अदर सोर्स की इनकम होती है, बिजनेस की इनकम नहीं होती, इसलिए इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीसीएस है, सीसीएस कितने का, 1.5 लाख रुपए का, ये तो टैक्सेबल होगा क्योंकि बिजनेस की इनकम है, क्रेडिट होना चाहिए था बट क्रेडिट नहीं हुआ था, इसलिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये सारी एडजस्टमेंट ये तो आपने की है माइनस वाली और ये फिर आपने की है ऐड वाली। अब चेक करो प्रॉफिट कितने आ रहे हैं बिजनेस के। कई बच्चों ने मेरे ख्याल से आंसर दिया था 22 लाख जी,
एक बार चेक करते हैं आंसर कितना है। 21,50,000 प्लस में 50,000 प्लस में 1,00,000 प्लस में 80,000 प्लस में 80,000 प्लस में 40,000 माइनस में 2,00,000 फिर माइनस में 1,00,000 उसके बाद माइनस में फिर आएगा माइनस में 2,00,000 माइनस में 1,00,000 कहाँ गया क्वेश्चन, माइनस में 50,000 माइनस में 40,000 माइनस में 60,000 प्लस में 1,50,000 तो 22 लाख रुपए आंसर निकल के आएगा। जिन्होंने भी 22 लाख रुपए आंसर दिया था दैट इज करेक्ट आंसर जी। अब ये बताओ 22 लाख रुपए किन किन बच्चों का सही था, 22 लाख रुपए किन किन बच्चों का सही था, सही। अब समझ आया 29 के उस गाने की वैल्यू क्या थी सर। 29 के ना उस गाने को ना कई लोग गाना समझ रहे हैं, एक्चुअली में वो गाना नहीं है सर, वो 29 का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया ना, आप चेक कर लो 29 में कुछ भी नहीं है। मतलब बच्चों को इतना टाइम लग जाता है 29 समझने में, अगर वो लॉजिकली समझे, बिल्कुल लॉजिकली समझे तो याद क्यों नहीं होता। उसमें साफ साफ 4 एडजस्टमेंट हैं, 2 खर्चों की है, 2 इनकम की है। अब लास्ट टाइम बोल देना, फिर मैं आज के कॉन्सेप्ट पे आऊंगा जी। पूरी क्लास मेरी फैमिली का हर बच्चा लास्ट टाइम बोलेगा जी। जिनको इसमें डाउट है, डाउट सेशन के अंदर पूछ सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डाउट्स मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। एक बार दोबारा से क्लियर कर दूं जी, जिनको डाउट्स अभी भी है एक बार दोबारा से क्लियर कर दूं। मैंने यहाँ पे किया क्या, पहली बात तो जो आपका इनकम टैक्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड बैक कर दिया। इनकम टैक्स ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मैंने ऐड किया। डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड वाला ये मैंने ऐड किया। कमीशन पेड मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा क्योंकि कमीशन पेड डेबिट है, हमें भी डेबिट करने कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। बोनस पेबल आपने ऐड कर दिया, पर्सनल खर्चे आपने ऐड कर दिया। क्रेडिट साइड में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माइनस कर दी, एफडी का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, लॉटरी की इनकम माइनस कर दी। जो डीईपीबी वाले प्रॉफिट हैं वो एज इट इज रहेंगे क्योंकि वो टैक्सेबल होने चाहिए। बैड डेट्स आपने माइनस कर दिए। डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी मेथड वाला माइनस कर दिया। डिविडेंड जो है डोमेस्टिक कंपनी अदर सोर्स की इनकम है, बिजनेस की इनकम में नहीं आएगा। और जो सीसीएस है वो बिजनेस की इनकम है, इसलिए मैंने उसको जोड़ दिया। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट आपके बिजनेस का होगा। ये सारी बातें हमने की हैं। अब लास्ट टाइम पूरी क्लास जितने बच्चे मेरे सामने बैठे नहीं, चाहे वो 400 बच्चा है, चाहे वो 500 है, चाहे वो 600 बच्चा है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इतनी एनर्जी होनी चाहिए हर बच्चे के अंदर, बोलते हुए इतनी एनर्जी हो हर बच्चे के अंदर कि मेरे दिल में आज आवाज आए कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं जी। 29 बोलोगे, बोलोगे पक्का, एनर्जी से बोलोगे। आज मैं कह रहा हूं घर वालों को भी दिखा दो जी, आज घर वालों को भी दिखा दो, बच्चा पढ़ता है और बच्चा समझता है। लो जी 1 2 3 स्टार्ट। पूरी क्लास बोले 29 की इनकम, अगर 29 में बिजनेस की इनकम निकालेंगे सबसे पहले बेस क्या बनेंगे, जल्दी बोलो। सबसे पहले बेस क्या बनेगा, जो आपके नेट प्रॉफिट होंगे कौन से वाले, इनकम टैक्स वाले, कंपनीज एक्ट वाले, कंपनीज एक्ट वाले। अब 2 एडजस्टमेंट करनी है खर्चों की, 2 करनी है इनकम की, 2 करनी है खर्चों की, 2 करनी है इनकम की। सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सी करनी है, खर्चे वाली कौन सी करनी है, जल्दी बोलो। खर्चे वाली कौन सी करनी है, जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए, जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए, क्या कर देंगे ऐड। माइनस कौन सा करेंगे, जो डेबिट होने चाहिए थे और डेबिट नहीं हुए थे, जो डेबिट होने चाहिए थे डेबिट नहीं हुए थे, क्या कर देंगे माइनस। और कौन सी इनकम माइनस करेंगे, कौन सी इनकम माइनस करेंगे, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी क्रेडिट नहीं हुई थी, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी क्रेडिट नहीं हुई थी। और कौन सी इनकम ऐड कर देंगे, नहीं, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी बट क्रेडिट नहीं हुई थी वो तो ऐड करेंगे ना। गलत बोल दिया नालायकों, इतने जोश जोश में गलत बोल दिया। माइनस कौन सी करेंगे इनकम, माइनस कौन सी करेंगे, माइनस जो क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, जो क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, वो क्या कर देंगे माइनस। और कौन सी इनकम ऐड करेंगे, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी क्रेडिट नहीं हुई थी, वो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे जी। और बात खत्म। इन चारों एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट होंगे वो बिजनेस के होंगे। ये सारी कैलकुलेशन 29 की है जो अब जाके हमने कंप्लीट की है। अब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फाइनली अब जाके मैं बोल सकता हूं कि 29 में कंप्यूटेशन जो है वो आपको समझ में आ चुकी है। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। लो जी इधर सुना ध्यान से। तो फुल एंड फाइनल 28 हमने कर लिया अच्छे से, 29 हमने कर लिया अच्छे से, सेक्शन 30 हमने कर लिया अच्छे से, सेक्शन 31 हमने कर लिया अच्छे से। अब मैं आ रहा हूं जी, जो आज का मेन टारगेट हमारा है दैट इज सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। अब जितने बच्चे सामने बैठे हैं, अप्रोक्सीमेट 20 मिनट हो चुके हैं जी सेशन स्टार्ट हुए, और कम से कम 50 बच्चा सेशन छोड़ के भाग चुका है। क्यों, उसको लग रहा है कल वाला ही चल रहा है। तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं,
जिन जिन बच्चों को आप जानते हो फटाफट से बुला के लेके आ जाओ, उनको जल्दी बुला के लेके आओ, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वो बच्चे भी जानते हैं, आप भी जानते हो, आपको उसमें दिक्कत आती है और एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। और मैं आपको दिखा दूंगा, जो मैं शाम को डाउट सेशन ले रहा हूं, आपके मेजर क्वेश्चन जो होंगे वो डेप्रीसिएशन के ही होंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपने सही ढंग से नहीं रिवाइज किया। जल्दी बुला के लेके आओ फटाफट से। आप कह दो आने वाले 40 से 45 मिनट कुछ नहीं होगा, बातें होंगे डेप्रीसिएशन की, कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें होंगी डेप्रीसिएशन की। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब प्लीज ध्यान सुनना। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 32 की बात करूंगा, 32 की एक बार हेडिंग बोल दो, हेडिंग क्या है? सेक्शन 32 की हेडिंग है डेप्रीसिएशन। और सेक्शन 32 के ना, सेक्शन 32 के कई सारे सब सेक्शन हैं, उसके फिर आगे क्लोज है। अब सेक्शन 32(1)(1) है, सेक्शन 32(1)(2) है और 32(1)(2)(a) है, ये तीनों ही आपके डेप्रीसिएशन के हैं। मेरी फैमिली बिल्कुल शांत हो जाएगी, अब चैट बॉक्स में कोई बातचीत नहीं होगी, आपने पूरी क्लास ध्यान सुननी है। अब डेप्रीसिएशन के तीन बात हैं, एक तो 32(1)(1), 32(1)(2) और 32(1)(2) है। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर सेक्शन 32(1)(1) किसका है? 32(1)(1) है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले केस में एसएलएम मेथड वाला जो ऑप्शन मिलता है, तो एसएलएम मेथड में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो 32(1)(1) के अंदर है। पूरे इनकम टैक्स में जब भी कैलकुलेट करोगे डेप्रीसिएशन, हर केस में मेथड लगेगा डब्ल्यूडीवी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले केस को छोड़ के। इट मींस अगर कोई कंपनी पावर जनरेशन कंपनी है, तो पावर जनरेशन वाली कंपनी जो होती हैं उनको डब्ल्यूडीवी और एसएलएम के अंदर ऑप्शन मिलता है, मतलब या तो ले लो एसएलएम या ले लो डब्ल्यूडीवी। बट इस पावर जनरेशन वाली कंपनी को छोड़ के आपकी जितनी भी कंपनी होंगी, हर कंपनी वाले केस में ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां तो फिक्स है कि आपको डब्ल्यूडीवी ही लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात करूंगा 32(1)(1), वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा किसका एसएलएम मेथड वाला है। 32(1)(1) सिर्फ किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए। अब जो 32(1)(2) है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल डेप्रीसिएशन, जो हर कंपनी में एप्लीकेबल होता है। सर क्या ये सेक्शन 32(1)(2) पावर जनरेशन पे भी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। मैंने ये नहीं कहा, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, उनकी बारी आ चुकी है जी। मैंने ये कहीं पर भी नहीं कहा कि जो पावर जनरेशन कंपनी होंगी वो एसएलएम ही लेंगी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को एसएलएम और डब्ल्यूडीवी ऑप्शन है, उनको छोड़ के कोई भी कंपनी होगी हर केस में वो डब्ल्यूडीवी ही यूज करेगी, बस ये बात ध्यान देना। और एक होता है 32(1)(2)(a), वो होता है एडिशनल डेप्रीसिएशन, मतलब जिनको नॉर्मल मिलेगा उसको छोड़ के उन्हें एडिशनल भी मिलेगा, बट हर केस में नहीं, कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो एडिशनल भी क्लेम कर लोगे। वो सारी बातें आपके 32(1)(2)(a) में आती हैं। अब सबसे पहले जो हम रिवीजन करने जा रहे हैं ना, सबसे पहले जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 32(1)(2) नॉर्मल डेप्रीसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड, ये रिवाइज करने जा रहे हैं। फिर हम एडिशनल पे आएंगे, फिर लास्ट में बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाली। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं याद करो सर, रेगुलर बैच याद करो। रेगुलर बैच के अंदर मैंने आपको बताया था, मेन बैच के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेप्रीसिएशन जो है, जो 32(1)(2) है नॉर्मल डेप्रीसिएशन, इसमें काफी सारी बातें लिखी हैं। और अगर मैं 32(1)(2) की बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपको दिखाऊं तो ये लैंग्वेज आपके सामने है जी, ये लैंग्वेज मेरी नहीं है, ये लैंग्वेज बेयर एक्ट की है। और अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बेयर एक्ट क्या होता है। बेयर एक्ट मींस क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट जो मेन एक्ट है उसकी लाइनें हैं, ये सिंपल लैंग्वेज नहीं है, मेरे खुद की नहीं है, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। और मैं चाहता हूं मेरे YouTube फैमिली का बच्चा भी एक बार बस इस लैंग्वेज को पढ़े, फिर समझना स्टार्ट करेंगे इसमें लिखा क्या। एक बार चेक करना, यहां पे क्या लिखा है? 32(1)(2) नॉर्मल डेप्रीसिएशन, क्या लिखा हुआ है? डेप्रीसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स ओन्ड होली और पार्टली बाय द असेसी and used for the purpose of business profession, depreciation shall be allowed on the WDV of the block of asset at the prescribed percentage। ये सारी बातें 32(1)(2) में लिखी है। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर मेरे मन में ना डेप्रीसिएशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है। मैं कहा बताओ जी क्या क्या क्वेश्चन है। कहता सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में ये आ रहा है कि सर ये डेप्रीसिएशन जो है ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट क्यों लेके आई। मैं कहा ये मैं नहीं बताऊंगा जी, ये 2 क्लास हो चुकी है मुझे बताते हुए, मेरे YouTube फैमिली के सारे बच्चे इस बच्चे को बताओ जी, ये नालायक बच्चा आज ही आया सेशन के अंदर। और जितने मेरे फैमिली के बच्चे हैं सारा बच्चे अब चैट बॉक्स में लिखेंगे डेप्रीसिएशन क्या होता है सर,
याद करो मैंने कल भी कहा था कैपिटल खर्चे को अलाउड करवाने का एक तरीका होता है डेप्रीसिएशन। सर एक बात बताओ, रेवेन्यू खर्चा 100% है, अब कैपिटल खर्चा कैसे अलाउड करें? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि जो डेप्रीसिएशन होगा उसकी जो रेशो होगी उसमें अलाउड कर देंगे, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो हाँ भाई अब समझ में आ गया। तो डेप्रीसिएशन कुछ भी नहीं है, कैपिटल खर्चे को अलाउड करवाने का एक तरीका है डेप्रीसिएशन। अगर इतनी बात समझ में आती है जाओ जाके वहां पे बैठो। बच्चा कहता है ठीक है सर बैठ गया। अब सुनना ध्यान से, अब बच्चों के क्वेश्चन क्या है, सामने एक बच्ची है, प्रिया है, निशिकांत है, वैभव है, अनु है, अनुप्रिया है, निकिता है, अनुष्का है, जितने बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे हैं 400-500 बच्चा, सबके मन में एक डाउट आ रहा होगा, इवन एक नहीं कई सारे डाउट आ रहे होंगे। सबसे पहला डाउट आपके मन में पता क्या आ रहा है, मेरे से पूछो डाउट क्या आ रहा है आपके मन में? ये डाउट आ रहा है कि सर डेप्रीसिएशन किन किन एसेट्स पर मिलता है, और जिन एसेट्स पर भी मिलता है वो किसको मिलता है, और जिसको भी मिलता है वो कब से मिलता है, और कब जब से भी मिलता है किस वैल्यू पर मिलता है, जिस वैल्यू पर भी मिलता है किस रेट से मिलता है, जिस रेट से भी मिलता है किस मेथड से मिलता है, जिस मेथड से भी मिलता है, मतलब रेट जो होते हैं वो रेट हमें दिए कहां पे होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, बोलो हाँ। बच्चे कह रहे हमारे दिमाग में तो कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आ रहे थे, झूठ मत बोलो। अब इन सारे क्वेश्चन के जो भी आंसर होंगे ना वो 3212 में लिखे हुए हैं। सर सेक्शन नंबर 3212 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ एंड एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो। और मैं चाहता हूं इसको मैं रिवीजन तो कराऊं, बट रिवीजन भी ऐसे कराऊं कि आपको लगे सर समझ में आ गया, क्योंकि यही सेक्शन का अगर बेस क्लियर नहीं होगा, आप जब मुझसे डाउट पूछोगे ना मैं आपको डांटूंगा वहां पे। और पता क्यों डांटूंगा? कहूंगा याद करो रिवीजन क्लास हमने कॉन्सेप्ट समझा था, अब वही मुझसे डाउट पूछ रहे हो। क्यों? कई नालायक बच्चे हैं रिवीजन क्लास सही ढंग से सुनते नहीं है, पता नहीं उन बैठे हैं इस टाइम सामने बट वो सुन नहीं रहे मेरी बातों को। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाहता हूं। अब जब मैं सेक्शन नंबर 3212 के पास गया तो मैंने सेक्शन 3212 से पूछा, मैं कहा सेक्शन नंबर 3212 मेरे कुछ बच्चों के क्वेश्चन हैं, प्लीज आप उनके आंसर दोगे? कह रहा बिल्कुल दूंगा। अब सेक्शन नंबर 3212 कह रहा है कि डेप्रीसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, मतलब डेप्रीसिएशन ये बात कह रहा है कि मैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों पर लगूंगा। मैं टेंजिबल पे नहीं लगूंगा, इनटेंजिबल पे नहीं लगूंगा, दोनों पे लगूंगा। मतलब चाहे एसेट तुम्हारी टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है, हर केस में डेप्रीसिएशन क्लेम होगा। एक बच्चे का डाउट आ गया, कहता सर पापा ना साथ में पीजीपी की क्लास देख रहे हैं, पापा का बिजनेस है, तो पापा कह रहे यार मैंने ना एक सेकंड हैंड एसी लिया है अपनी दुकान के लिए, क्या उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता हूं? मैं कहा अंकल यस। एक बच्चे के फादर कहते विवेक यार मैंने ना एक नई मशीन ली है, क्या मैं क्लेम कर पाऊंगा? मैं कहा अंकल बिल्कुल क्लेम कर पाओगे। अब दूसरा बच्चा कहता है सर उसके फादर ने पुरानी मशीन ली है, इसके फादर ने नई मशीन ली है, क्या दोनों ही केस में डेप्रीसिएशन मिलेगा? मैं कहा आंसर इज यस। आप लोगों को ध्यान से पढ़ो, उसने कहीं नहीं कहा न्यू टेंजिबल एसेट्स और न्यू इनटेंजिबल एसेट्स। निशिकांत आप गलती कर रहे हो। बच्चा कह रहा है सर हमने क्लास के अंदर पढ़ा था, आपने तो बातें न्यू की थी। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे घिया, मेरे टमाटरी कलर के बच्चे, मैंने वो एडिशनल डेप्रीसिएशन की बातें की थी, मैंने नॉर्मल की बातें नहीं की थी। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर एडिशनल डेप्रीसिएशन लेना है फिर आपको नई प्लांट मशीनरी परचेज करनी होगी। नॉर्मल की बातें करूंगा तो नॉर्मल तो ओल्ड और न्यू दोनों वाले केस में अवेलेबल होता है, उसके आप टेंशन मत लो। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रिवाइज करो जी, नॉर्मल डेप्रीसिएशन चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, हर केस में क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, डेप्रीसिएशन किसको मिलेगा? यहां पे क्या लिखा है? ओन्ड। ओन्ड का मतलब क्या होता है? ओनर। अब ये ओनर का मतलब क्या है वो सुनो ध्यान से। अब काफी सारे बच्चे तो एग्जाम में यही गलती करके आते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, ओनर का मतलब समझते हैं कि जो एक्चुअल ओनर होगा वो ही क्लेम कर पाएगा, जो बेनिफिशियल ओनर होगा वो क्लेम नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट कहती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो जितने बच्चे मेरे सीएस फैमिली के सामने बैठे हैं, मेरा उनसे क्वेश्चन है, मान लो यहां पे ना, ध्यान सुनना, यहां पे एक स्कूल है,
और इन स्कूल वालों को स्कूल बसेस चाहिए, इनको ना बसेस चाहिए, इनके पास बसेस कम पड़ रही हैं, बच्चों के एडमिशन ज़्यादा हो गए हैं। कोरोना के चक्कर में ये चाहते हैं कि बच्चे खुद ना आए, इनकी बसेस ही उन बच्चों को लेकर आए और पूरा सैनिटाइजेशन होगा, मतलब सब कुछ होने के बाद फिर बच्चे इस बस के अंदर आएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये 2 बस परचेज की। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया भाई स्कूल जो स्टार्ट होंगे ना, आज हमारी 4 जून है, आज हमारा 4 जून है ना, आज हमारी 4 जून है। उन्होंने कहा स्कूल स्टार्ट होंगे 11 जून से, मान लो स्कूल स्टार्ट होंगे 11 जून से। इस स्कूल वालों को इमरजेंसी में ना फटाफट से 2 बस परचेज करनी पड़ी। इन्होंने बस की पेमेंट कर दी, बस की डिलीवरी हो गई, बस यूज करना स्टार्ट कर दी, सब कुछ हो गया, बस की रजिस्ट्री, बस का रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी स्कूल के नाम पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 11 तारीख से स्कूल स्टार्ट होने हैं। इन्होंने कहा बाबूजी फटाफट हमें बसेस दे दो, पेमेंट पकड़ो और डिलीवरी हमारे पास पहुंचा दो, हम इसको यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब टाइम लगेगा इस बस को अपने नाम पे हम ट्रांसफर करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बस का रजिस्ट्रेशन हम बाद में करवा लेंगे। अब सारा कुछ हो गया, पेमेंट भी हो गई, यूज भी हो गया, डिलीवरी सब कुछ हो गया, बस का रजिस्ट्रेशन इनके नाम पे नहीं है। तो जब स्कूल वालों ने अपने P&L पे बस पे डेप्रीसिएशन क्लेम करने की बात की तो गवर्नमेंट ने कहा जी आपको नहीं मिलेगा। अब राहुल कहता है सर क्यों नहीं मिलेगा इनको? कहता सर सारी पेमेंट कर दी, डिलीवरी हो गई है, यूज होना स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ तो हो गया, फिर क्यों नहीं मिलेगा? अब दूसरा बच्चा कहता है भाई मेरे यहां पे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे ओनर जो है वो भी स्कूल वाले नहीं बने, ओनर अभी वही पर्सन है जिससे इन्होंने बस ली है। और मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर स्कूल वाले सारा कुछ कर चुके हैं, सारी पेमेंट कर चुके हैं, डिलीवरी हो चुकी है, यूज होना स्टार्ट हो गई है, और अगर इनको डेप्रीसिएशन नहीं देंगे तो स्कूल वालों के ऊपर हार्डशिप होगी नहीं होगी? यस हार्डशिप होगी ना। इसलिए गवर्नमेंट कहती है ओनर इंक्लूड्स बेनिफिशियल ओनर ऑल्सो। और ये बात मैं नहीं कह रहा सर, याद करो रेगुलर बैच के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्कूल वाला भी और बिल्डिंग वाला भी। मैंने कहा था अगर सारा कुछ हो गया कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो गया, सिर्फ बस का रजिस्ट्रेशन या बिल्डिंग की रजिस्ट्री अगर तुम्हारे नाम पर नहीं हुई तो भी तुम डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट कहती है बेनिफिशियल ओनर होना भी अपने आप में ओनर है, ये कैन क्लेम डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो मेरी पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जो भी नोट्स आपके पास होंगे, अगर मेरे नोट्स होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वहां पे बनवा रखे हैं। अगर किसी और टीचर के नोट्स हैं तो ओनर के ब्रैकेट में एक लाइन जरूर लिख लेना, एक्चुअल और बेनिफिशियल ओनर दोनों ही यहां पे कवर होते हैं। एक्चुअल ओनर भी क्लेम कर सकता है, बेनिफिशियल हाँ ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से एक ही क्लेम करेगा। अगर यहाँ पे स्कूल वाले क्लेम कर चुके हैं, दूसरा पर्सन क्लेम नहीं कर पाएगा, बस ये बात ध्यान देना। और ऑब्वियस सी बात है मिलना भी किसको चाहिए? स्कूल वालों को ना। जब पेमेंट हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है, यूज करना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ रह क्या बस का रजिस्ट्रेशन ही तो रह गया। तो गवर्नमेंट कहती है इसके बेस पे आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्लेम नहीं कर पाएगा, ये क्लेम कर पाएगा। हम कह रहे हैं कि बेनिफिशियल ओनर भी यहां पे इंक्लूड किए जाएंगे, बस ये बात ध्यान दो। बात समझ में आ गया जी? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, अब बताओ डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा जी? जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा? टेंजिबल और इंटेंजिबल, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, किसको मिलेगा? ओनर को। ओनर एक्चुअल हो या बेनिफिशियल हो, बेनिफिशियल ओनर भी क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना अगला पॉइंट आ रहा है, ओनर जो है वो होली और पार्टली बाय द सेल्स। इसका मतलब क्या है सर? एक बात मुझे सोच के बताना, एक बात मुझे सोच के बताओ। एक बच्चा मेरे पास आया, कहता सर मुझे ना मशीनरी चाहिए, और मान लो मेरी मशीनों की दुकान है, एक बच्चा कह रहा है मशीनरी चाहिए। तो मैंने कहा मशीनरी कौन सी चाहिए? कहता सर बड़ी ना फैक्ट्री खोली है हमने, उसमें ना ये वाली मशीन लगेगी। मैं कहा ये वाली तो है नहीं। मैं कहा बट भाई पता है वो मशीन कितने की है? मैं कहा मशीन जो है ना वो 5000 लाख की है। मैं कहा 5000 लाख की मशीन है वो। कहता सर मुझे परचेज नहीं करनी, मुझे लीज पर चाहिए, आप मुझे मशीन लीज पर दे दो। मैं कहा चलो ऐसा करता हूं, आपको मैं 2 दिन के बाद बताता हूं। अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार 5000 लाख की मशीन है, मैं अकेला कैसे लूंगा? मैंने क्या किया, उस मशीन के 5 ओनर और जोड़ लिए। मैंने 5 लोगों से बात की, हजार लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए की मशीन ली और लीज पे दे दिया आपको। अब आप कौन हो गए? लेसी। मैं कौन हो गया? लेसर। अब सोच के बोला पैसा तो मेरा लगा हुआ है ना। अब जैसे ही मैंने अपने 1000 लाख पे डेप्रीसिएशन क्लेम करने की बात की तो गवर्नमेंट कहती है नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने मुझे कहा विवेक कि डेप्रीसिएशन जो है ना, जो ओनर फुली ओनर होते हैं वही क्लेम करते हैं, तू तो पार्टली है, तू कैसे क्लेम करेगा? अब सोच के बोलना कि इन 5 लोगों को डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तभी गवर्नमेंट ने क्या बोला? होली और पार्टली।
मतलब अगर कोई पार्टली ओनर भी हैं दे कैन ऑल्सो क्लेम डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप एक ओनर हो, चाहे उस प्रॉपर्टी के 5 ओनर हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 3 हैं, जिनका जितना शेयर होगा अपने अपने शेयर पर वो क्या क्लेम कर लेंगे, डेप्रिसिएशन। ये सारी बातें आपकी यहां पे लिखी हैं। तो सिंपल सी बात ये ध्यान देना कि डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल पर मिलेगा, इनटेंजिबल पर चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो। एक्चुअल ओनर बेनिफिशियल दोनों कवर होंगे, होली और पार्टली, चाहे मैं होली ओनर हूं चाहे पार्टली ओनर हूं तो भी क्लेम कर पाऊंगा डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखना यहां पे क्या लिखा हुआ है, कब से मिलेगा, यूज से मिलेगा। अब एक बात सोच के बताना जी, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन आप रेडी टू यूज से क्लेम करते हो या पुट टू यूज से क्लेम करते हो? आंसर दो मुझे सर, चैट बॉक्स के अंदर आंसर दो। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन आप कैसे क्लेम करते हो, रेडी टू यूज से या पुट टू यूज से? आप क्लेम करते हो पुट टू यूज से। मतलब लो ये बात कहता है कि जिस ईयर में एक्चुअल यूज करना स्टार्ट करोगे ना, जिस ईयर में एक्चुअल यूज करना स्टार्ट करोगे उस साल से मिलेगा। आपने रेडी टू यूज कब किया मैटर नहीं करता। और ये जितने क्यूट क्यूट से बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इधर आओ मेरे बच्चा, इधर आओ। ऐसा करो, ये एक ये लो। कई बच्चों को भूख लग रही है, कई बच्चे तो ऐसे हंसा के बैठ जाते हैं, ये मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरे सोनू, मेरे टमाटरी, ये लो खाओगे? बच्चा कह रहे हैं क्या है, देखो तो सही क्या है, क्या तुम्हारे फायदे की चीज़ है, क्या है? अच्छा दिख नहीं रहा, मेरी स्क्रीन छोटी आ रही है। ओ माय गॉड, एक बच्चा तो उठाने लगा था, कह रहा मैं तो उठा लूंगा चाहे कुछ भी हो, ये लो खाओगे क्या है? बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, काजू बादाम और किशमिश, हाँ 7 बादाम सुबह उठ के खाया करो, तब जाके पीजीपी याद होगा, ऐसे पीजीपी याद नहीं होगा। बच्चा अगर आप खाते हो, मैंने आपके लिए रखे थे आज, मेरे को था कि कुछ बच्चों को मैं दूंगा आज, ठीक है? बादाम मेरे पास 3 पड़े हैं, काजू मेरे पास 2 पड़े हैं और 2 किशमिश पड़ी हैं। बताओ किस किस, जो जिस जिसने उठाने उठा लो जी, जैसे आपको अच्छा लगता है। एक छोड़ देना बस, एक किशमिश छोड़ देना, मेरे को किशमिश अच्छी लगती है, ठीक है? नालायक बच्चे, इधर देखो ध्यान से, हद हो गई। बच्चा देखो वहां से कह रहा भाई भाई कह रहा भाई काजू 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 मेरे पास आने, तो इधर देखो ध्यान से नालायकों। अब प्लीज एक बार सोच के बताना जी। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन आप कैसे क्लेम करते हो? मुझे फटाफट से बताओ जी, अकाउंट्स में कैसे क्लेम करते हो सर? रेडी टू यूज से या पुट टू यूज से? याद करो नालायकों, अकाउंट्स में क्लेम करते हो रेडी टू यूज से, इनकम टैक्स में क्लेम करते हो पुट टू यूज से। ये बातें हम रेगुलर बैच में डिटेल में कर चुके हैं कि भैया अकाउंट्स वाले रेडी टू यूज करते हैं और इनकम टैक्स वाले पुट टू यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद एक और कब से मिलेगा, पुट टू यूज से मिलेगा। और किस पर्पस के लिए यूज करोगे? अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए आपने अगर एसेट यूज की होगी तभी मिलेगा। और डब्ल्यूडीवी पर मिलेगा, डब्ल्यूडीवी मेथड से मिलेगा। और जो डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करेंगे वो किसकी करेंगे? ब्लॉक ऑफ एसेट की। और याद करो ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा क्लास में, सिंगल बच्चा भी बताना चाहता हो ब्लॉक ऑफ एसेट किसे कहते हैं जी? कोई सिंगल बच्चा बताना चाहता हो ब्लॉक ऑफ एसेट किसे कहते हैं? कोई तो बता दो यार, कोई तो बता दो ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है? एक तो होता है सिंगल एसेट, एक होता है ब्लॉक ऑफ एसेट। अकाउंट्स वाले फॉलो करते हैं सिंगल एसेट मेथड सर, अकाउंट्स वाले फॉलो करते हैं सिंगल एसेट मेथड और इनकम टैक्स वाले फॉलो करते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड। अब सुनो ध्यान से, ऐसे देख रहे हैं कई बच्चों से पता ही नहीं चल रहा हो क्या चल रहा है। सर ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? सेम नेचर सेम परसेंटेज ऑफ एसेट का एक ग्रुप बन जाना। अगर एसेट की नेचर सेम है और उनकी परसेंटेज भी सेम है, अगर इनका आपस में ग्रुप बन जाएगा उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लो मशीन है और मशीन पर रेट 15% भी है, मशीन पर रेट 30% भी है, मशीन पर रेट 40% भी है। अब अगर तीनों मशीन हैं और तीनों के रेट अलग अलग हैं तो गवर्नमेंट कह रही है इन तीनों के 3 ब्लॉक बनेंगे, चाहे वो मशीन ही क्यों ना हो। और अगर मशीन है, फर्नीचर है, मशीन पर रेट 10%, फर्नीचर पर 10%, तो कितने ब्लॉक बनेंगे? 2 ब्लॉक बनेंगे। नालायक बच्चा कह रहा है 1 ब्लॉक बनेगा, दोनों का रेट सेम है। मैंने क्या बोला? सेम नेचर हो, सेम परसेंटेज हो। सर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाएगा, छोटी छोटी गलतियां मत कर क्या ना। मैंने क्या बोला है? सेम नेचर हो, सेम परसेंटेज हो। अगर नेचर भी सेम है, परसेंटेज भी सेम है, फिर 1 ब्लॉक बनाना, नहीं तो 1 ब्लॉक नहीं बनेगा। मशीन मशीन मशीन, रेट 15 15 15, 1 ब्लॉक बनेगा। फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, रेट 10 10 10, 1 ब्लॉक बनेगा। मशीन मशीन फर्नीचर फर्नीचर, मशीन पर 15 मशीन पर 15, फर्नीचर पर 10 फर्नीचर पर 10, 2 ब्लॉक बनेंगे, एक मशीन का एक फर्नीचर का। तो मेरी फैमिली का बच्चा ये बात पहले सुन ले कि ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है, ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप।
ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ग्रुप ऑफ एसेट। किसका ग्रुप ऑफ एसेट? सेम क्लास, क्लास भी सेम होनी चाहिए, परसेंटेज भी सेम होनी चाहिए, तब जाके एक ब्लॉक बनेगा, नहीं तो एक ब्लॉक नहीं बनेगा, बस ये पर ध्यान देना। तो आप क्लेम करोगे WDV पर ब्लॉक ऑफ एसेट, और परसेंटेज कौन सी होंगी? जो भी आपको रूल्स में दी होंगी, कुछ परसेंटेज होंगी आपको याद करनी होंगी, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है जी। लो जी, अब मुझे फटाफट से एक बार सेक्शन 32(1)(2) पूरी क्लास एक बार चैट बॉक्स में दोबारा से बता दे 32(1)(2) में क्या लिखा है जी, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लो जी, सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो जी, बिल्कुल सीधे होके बैठो। मेरे सवालों का जवाब दो दो हाँ। लो जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये आ रहा है, डेप्रिसिएशन जो है किन एसेट्स पर मिलेगा? जल्दी लिखो, जल्दी चैट बॉक्स में फटाफट स्पीड से जी। किन एसेट्स पर मिलेगा? टेंजिबल और इनटेंजिबल, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो। किसको मिलेगा? ओनर को। ओनर में एक्चुअल भी होंगे, बेनिफिशियल भी होंगे। होली, पार्टली या दोनों? दोनों को। होली ओनर होगा तो भी क्लेम करेंगे, पार्टली होगा तो भी क्लेम करेंगे। अच्छा, किस ईयर से क्लेम करेंगे? रेडी टू यूज या पुट टू यूज से? पुट टू यूज से क्लेम करेंगे। किसके लिए यूज करना पड़ेगा? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। किस वैल्यू पर क्लेम होगा? WDV। किस मेथड से क्लेम होगा? WDV। WDV किसके निकालेंगे? ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ग्रुप ऑफ एसेट। ग्रुप ऑफ एसेट मींस सेम नेचर सेम परसेंटेज का एक ग्रुप बन जाएगा, और जो रेट्स होंगे वो रेट कहां पे दिए होंगे? जो इनकम टैक्स रूल्स होंगे उसमें आपको रेट दिए होंगे, वहां से रेट उठा के जो भी होंगे उसके बेस पे आप क्लेम कर लोगे डेप्रिसिएशन। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं इसका एनालिसिस। देखो जी क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन इज नटशेल, कैपिटल खर्चे को अलाउड करवाने का एक तरीका है डेप्रिसिएशन। आगे देखो, टेंजिबल में कौन कौन सी एसेट्स आएंगी? बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, और इनटेंजिबल में गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, वेदर न्यू और ओल्ड, चाहे वो नई हो चाहे वो ओल्ड हो, आप क्लेम कर सकते हो डेप्रिसिएशन। ओन्ड का मतलब एक्चुअल, बेनिफिशियल, दोनों कवर हो जाएंगे। होली, पार्टली, वन ओनर भी है, मोर देन वन ओनर भी है, दोनों क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। बस ये बात ध्यान दो। यूज का मतलब क्या है? एक्चुअल, पुट टू यूज। रेडी टू यूज से आप क्लेम नहीं करोगे, और यूज करना है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। अगर होली बिजनेस में यूज करोगे तो पूरा का पूरा मिलेगा। अगर पार्टली बिजनेस में करोगे और पार्टली पर्सनल करोगे तो बिजनेस वाले पोर्शन का मिलेगा, पर्सनल वाले पोर्शन का नहीं मिलेगा। बस ये बात ध्यान दो। और डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। किस पर मिलेगा? WDV पर मिलेगा, WDV मेथड से मिलेगा। ब्लॉक ऑफ एसेट मींस क्या होता है? सिंगल एसेट पे नहीं मिलेगा, ब्लॉक ऑफ एसेट पर मिलेगा। ब्लॉक ऑफ एसेट मींस सेम नेचर सेम परसेंटेज का जब एक ग्रुप बन जाएगा उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। और रेट क्या होंगे? जो इनकम टैक्स रूल्स में गिवन होंगे उस रेट से मिलेगा। बस ये बात ध्यान देना। ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं। अब इन्हीं सब बातों के साथ आपके सामने ये दो एग्जाम्पल हैं, मुझे इसका आंसर देना चाहिए। आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं, और अगर आप शांत हो जाओगे तो समझ में और बढ़िया आएगा, नहीं तो बिना बात की बातें करोगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा जी। इधर सुना ध्यान से, इधर सुना। अब मान लो ये 2018 है, ये 2019 है और ये 2020 है। आपने एक एसेट परचेज की यहां पे, और रेडी टू यूज हो गई यहां पे, इसी साल में वो यूज होने के लिए तैयार हो गई। बट इसको आपने एक्चुअल यूज किया अगले साल, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या जिस साल आपने एसेट परचेज की होगी उसी साल में वो यूज होने के लिए तैयार हो चुकी है, बट आपने यूज नहीं किया, यूज किया अगले साल, तो डेप्रिसिएशन आप किस साल क्लेम करोगे? इस साल क्लेम करोगे या अगले साल क्लेम करोगे? मेरे बच्चे, डेप्रिसिएशन जो है आप यहां पे अगले साल क्लेम करोगे, इस साल क्लेम नहीं करोगे, क्योंकि जिस ईयर में पुट टू यूज होना स्टार्ट होगा उस साल से मिलेगा, जहां रेडी टू यूज होगा उस साल से नहीं मिलेगा। तो आप एग्जाम में काफी बड़ी गलती करके आते हो। वो आपको पता क्या बोलता है? मशीनरी परचेज की, इंस्टॉल हो गई, बट आपने यूज किया अगले साल से। बच्चा कहता है जहां इंस्टॉल हुई वहीं से मिलेगा, क्योंकि उसको अकाउंट्स दिमाग में चल रहा होता है, और अकाउंट्स में लिखा है कि जहां मशीनरी इंस्टॉल हो गई ना उस साल क्लेम कर लेना। इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। हमारे इनकम टैक्स में इंस्टॉलेशन तब कंप्लीट मानेंगे जब वो एक्चुअल यूज होना स्टार्ट होगी, उस साल से मिलेगा, इंस्टॉलेशन से नहीं मिलेगा। तो मेरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे कि अगर रेडी टू यूज अलग साल में है, पुट टू यूज अलग साल में है, तो जहां पुट टू यूज करोगे उस साल से क्लेम करोगे, पिछले साल से क्लेम नहीं करोगे। अच्छा, अब सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब जब आपने ना, अब प्लीज बातचीत नहीं यार, जब आपने प्रोविजन अभी ये पढ़ा, यहां पर मैंने क्या बोला कि जब आप एक्चुअल पुट टू यूज करोगे उस साल से मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात सोच के बताओ, इधर देखो ध्यान से। अगर आप कुछ बातें सीखना चाहते हो, अब आपको आंसर देने पड़ेंगे।
मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यहां पे एसेट परचेज की और यहीं पर आपने पुट टू यूज की, परचेज भी यहां पर और यूज भी यहां पर। क्या इस साल मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा? नहीं क्लेम करूंगा, बिल्कुल क्लेम करूंगा। क्या अगले साल क्लेम करूंगा? नहीं क्लेम करूंगा, बिल्कुल क्लेम करूंगा, क्योंकि जब मैंने यूज यहां से करना स्टार्ट कर दिया तो यहां भी क्लेम करूंगा, अगले साल भी क्लेम करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला मेरा क्वेश्चन, अगला, ये आपका साल है, ये आपका साल है, आपने परचेज की यहां पे, परचेज की यहां पे, और जो एसेट आपने यूज की ना, जो यूज की, वो आपने यूज की 31 मार्च को, मतलब इस साल के एंड, जहां पे साल खत्म हो रहा है उस दिन आपने यूज की। मतलब परचेज आपने की थी स्टार्टिंग में। हेलो अंकल नालायक, इधर देखो ध्यान से, मैं यहां पे समझा रहा हूं, बच्चा अपनी बातें कर रहा है। सर मुझे बुरा लगता है, और ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चा फिर बातें करेगा, फिर मुश्किल बन जाएगा आपके लिए। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, बिना पीजीपी के, कैपिटल गेन के, अदर सोर्स के अगर एग्जाम देने के लिए जाओगे, आपका एग्जाम जो होगा वो बहुत कम नंबर का होगा, ये बात ध्यान रखना, और इसके बिना आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको पहले दिमाग से मेंटेलिटी निकालनी पड़ेगी, पीजीपी मुश्किल है, ये बातचीत बीच में चलेगी, ध्यान रखना मेरी बात। बच्चा कह रहा है गुस्सा, गुस्सा नहीं आ गया मेरे को, गुस्सा इसलिए कई बार अजीब लगता है कि जब मैं यहां पे समझा रहा हूं तो यहां पे ध्यान लगाओ, सर ये आपकी बातें चल रही हैं, मैं चाहूं तो पीजीपी 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, समझ में किसी को नहीं आएगा। मैंने वो कल भी कहा था कि मैं 4 लेक्चर लगा दूंगा, 5 लगा दूंगा, बट आपको समझ में आना चाहिए, बट वो तब आएगा जब आप बातें नहीं करोगे, यहां पे बातें सुनोगे मेरी। अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, परचेज मैंने की स्टार्टिंग में और यूज मैंने सेम ईयर में की, बट साल के एंड में की, तो क्या मुझे इस साल डेप्रीसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आंसर दो सर मुझे, परचेज मैंने की स्टार्टिंग में, यूज मैंने की इसी साल एंड में, क्या मुझे डेप्रीसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। यस या नो? आंसर दो ना, यस या नो। यस मिलेगा क्योंकि मैंने पुट टू यूज कर ली। अब कितना मिलेगा? मान लो अगर डेप्रीसिएशन का रेट 15% है तो क्या मैं 15 क्लेम करूंगा? क्या मैं 15 क्लेम करूंगा? देखो कई बच्चे नालायक हैं, वो पता क्या कह रहे हैं, कह रहे 50% मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट मैंने कब रिवाइज कराया आपको भी? सर मैंने क्या बोला, अभी आगे नहीं बढ़ना, अभी तक जो हमने रिवाइज किया उसके बेस पे क्या पूरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यस मिलेगा। अभी तक मैंने कहीं नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा जिस ईयर में यूज करोगे उस साल आपको पूरा मिल जाएगा। अब जब ध्यान सुना, अब जो 50% की आप बात करो ना, उसका लॉजिक सुनो। लॉजिक क्या है आपने रटा हुआ है, अब लॉजिक आपको बताने जा रहा हूं। लॉजिक ये एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात सोच के बताओ, अगर मैं यहां पर पूरा पूरा देता रहूं फिर तो हर आदमी क्या करेगा? हर आदमी पता क्या करेगा? जिसको मशीन अगले साल भी यूज करनी होगी ना, वो इस साल 31 मार्च को कर देगा, वो 30 मार्च कर लेगा, 29 मार्च कर लेगा और पूरा क्लेम कर लेगा पूरे साल का। अब गवर्नमेंट को लगा भाई साहब ये चल क्या रहा है, किसने मशीन यूज किया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन और पूरा क्लेम कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ भाई क्या कर रहा है तू, ये तूने मशीन 10 दिन यूज किया, पूरा कैसे क्लेम कर रहा है? कह रहा साहब ये अकाउंट्स नहीं है, ये अकाउंट्स में होते होंगे, अकाउंट्स में होता है नंबर ऑफ डेज, अकाउंट्स में चेक करो, अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन आप निकालते हो नंबर ऑफ डेज पे, इनकम टैक्स में नंबर ऑफ डेज पे नहीं निकालते। अब इनकम टैक्स वालों ने कहा यार बात तो सही है, अकाउंट्स तो है नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में बातें करते हैं, इनकम टैक्स में तो हमने साफ कहा है जहां यूज करोगे उस साल क्लेम कर लोगे, यूज तो इसने की है तभी वो क्लेम कर रहे हैं। अब जब गवर्नमेंट को लगा कि भाई इतने कम दिन यूज करके ये पूरा क्लेम कर रहा है, ये बात तो गलत है, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 32 की, याद करो क्लास, सेक्शन 32 की प्रोविजन इंसर्ट कर दिया। प्रोविजन में क्या लिखा? प्रोविजन में लिखा कि अगर आपने एसेट पुट टू यूज की है लेस देन 180 डेज के लिए, सर अगर आपने एसेट यूज की है लेस देन 180 डेज के लिए, तो डेप्रीसिएशन आप पूरा क्लेम नहीं कर पाओगे, 50% क्लेम कर पाओगे और बैलेंस 50 जो होगा वो खत्म हो जाएगा। मतलब अगर मैंने मशीन 31 मार्च को यूज की है, रेट 15% है, तो मैं 7.5% क्लेम कर पाऊंगा, इससे ऊपर मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। हाँ अगले साल पूरा 15 क्लेम कर लो, वहां कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आपने पुट टू यूज किया लेस देन 180 डेज के लिए, तो उस केस में आपको हाफ मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। बच्चा कहता है सर अगर मान लो एग्जैक्टली 180 डेज कर लिया तो कितना होगा? तो आपको पूरा मिलेगा। यहां पे अभी भी अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे गवर्नमेंट किच बाजी नहीं कर रही, चून चून नहीं कर रही, हाँ भाई इतने दिन इतने, गवर्नमेंट के सिंपल सी कह रही है अगर 180 डेज से कम है तो हाफ क्लेम कर लो, 180 या उससे ऊपर है तो जो तुम्हारा रेट है पूरा क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक डेज की लिमिट लगा दी 180 डेज।
उसे कम वाले 50% में जाए, उस दिन वाले या उससे ऊपर वाले पूरा क्लेम करें। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि आपने पुट टू यूज किया लेस देन 180 डेज, बच्चों को निकालना ही नहीं आता डेप्रेशन कैसे निकालते हैं। और आज मैं कहीं आपको होमवर्क दूंगा जी, आज मैं, क्योंकि आपका 2 दिन ऑफ है ना, संडे का भी ऑफ है, मंडे का भी ऑफ है, आपका संडे का भी ऑफ है, मंडे का भी ऑफ है, आपको मैं 5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि जो आपने पीजीबीपी पहले सही ढंग से नहीं पढ़ा, आप देखना पांचों के पांचों भी गलत करके आओगे। बच्चा कह रहा है हो रहा है चैलेंज, चैलेंज नहीं लेता मैं, मेरे फैमिली के बच्चे नालायक को चैलेंज मैं क्यों लूंगा, मैं तो कहता हूं आप सारे सही करके आओ, बट मैं ये देखना चाहता हूं कि आप गलती कहां करके आते हो। बट पहले मैं उतने कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दूंगा 5। आज हम 5 क्वेश्चन होमवर्क देंगे और पांचों ही डेप्रीसिएशन के होंगे, और मैं देखना चाहता हूं मेरी फैमिली होमवर्क कैसे करके आती है, ठीक है। बट उससे पहले ये ध्यान दो जी, उससे पहले सिंपल सी बात ध्यान दो कि अगर आपने एसेट पुट टू यूज किया लेस देन 180 डेज के लिए, उस केस में डेप्रेशन होगा, पूरा नहीं मिलेगा, हाफ मिलेगा। एक बात और ध्यान देना, अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को रेगुलर बैच ध्यान आ रहा है जी, या जो बच्चे सेल्फ स्टडी वाले हैं या कहीं और से पढ़े हैं, मुझे नहीं पता कितने प्रोविजन आपको ध्यान हो रहे हैं। मेरा उन सब से क्वेश्चन है, मेरे बच्चों से भी और सब बच्चों से, आप मेरी फैमिली के मेंबर ही हो, मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है, मान लो ये हमारा साल है 1920 और ये 2021 है, प्लीज ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान सुनना। आपने परचेज की, यहां परचेज की, और इसी साल आपने पुट टू यूज किया और यूज किया 180 डेज से ज्यादा। एक केस तो ये है, एक केस तो ये है। अगला केस ये है, ये 1920 है और ये 2021 है, मान लो आपने परचेज किया यहां पे और इसी साल आपने पुट टू यूज किया और ये यूज किया 180 डेज से कम के लिए। एक केस तो ये है। तीसरा केस ये है, आपने ये 19 है, ये 20 है, 21 है, आपने परचेज किया यहां पे, बट पुट टू यूज ना, पुट टू यूज अगले साल किया, पुट टू यूज किया अगले साल और किया 180 डेज से ज्यादा के लिए। तो डेप्रिसिएशन किस साल मिलेगा और कितना मिलेगा ये आपको बताना है। एंड लास्ट एग्जांपल आपके सामने लिखने जा रहा हूं जी, लास्ट एग्जाम्पल है ये आपका 19, 20, 21। आपने एसेट परचेज की यहां पे और पुट टू यूज आपने किया अगले साल, और अगले साल जब पुट टू यूज किया वो किया लेस देन 180 डेज के लिए। और इन चारों केस में ना, इन चारों केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है मान लो 15% है। अगर किसी बच्चे ने ये चारों एग्जाम्पल के सही आंसर दे दिए तो ये लगा लो सेक्शन 32(1) की प्रोविजो आपको समझ में आ गई। और अगर चारों में से कोई भी गलत किया तो प्रोविजो भी आपको समझ में नहीं। सारे बच्चे, हर बच्चा मेरी फैमिली का अपना दिमाग अब यहां पे लेके आएगा जी। और मैंने आपको बादाम भी खिला दिए, जिन जिन बच्चों को बादाम किशमिश नहीं मिले मेरे से बादाम लेके जाएंगे जी। आज मैं प्रसाद लेके आया हूं, सत्संग चल रहा है विवेक बाबा जी का, 1.5 घंटे का है। परमात्मा से आत्मा की प्राप्ति, आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति, नश्वर दुनिया है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, पहाड़ों पे ढोल की चिमटा लेके सब बैठे हैं, सत्संग की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो प्रसाद मैं लेके आया हूं, सूखा प्रसाद है भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए, हनुमान जी के लिए, शिव जी के लिए। आप मेरे से प्रसाद लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे मुझे आंसर दो, प्रसाद का ध्यान बाद में, पहले आंसर दो। एक बात मुझे सोच के बताना, एक बात सोच के बताओ जी। मेरा पहला क्वेश्चन है 1920 में परचेज की, सेम ईयर में यूज की, यूज मोर देन 180 है, रेट 15% है, किस साल क्लेम करूंगा जी? जल्दी बोलो किस साल क्लेम करूंगा? क्या इस साल मैं क्लेम करूंगा? आंसर इज यस। कितना क्लेम करूंगा? 15%। अगले साल भी क्लेम करूंगा? आंसर इज यस। कितना क्लेम करूंगा? 15%। लो जी, पहले का आंसर आ गया। किन किन का आंसर है पहले का? दोनों सालों में 15-15, दोनों सालों में 15-15। प्लीज हैंड रेज जी, प्लीज हैंड रेज। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। जो इसमें गलती कर रहा है ना, ये लगा लो पीजीपी वो समझ ही नहीं सकता। फिर सर इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। जब सेम ईयर में परचेज, सेम ईयर में यूज, और अगर यूज मोर देन 180 है तो पूरा क्लेम करोगे, हर साल पूरा क्लेम करोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगले पर आओ, अगले पर। आपने परचेज किया यहां पे और यूज भी आपने इसी साल किया और यूज किया लेस देन 180। तो पहली बात तो ये बताओ, क्या इस साल मैं डेप्रीसिएशन क्लेम कर पाऊंगा? नहीं क्लेम कर पाऊंगा। मेरे को पूरी क्लास से आंसर चाहिए। क्या इस साल मैं डेप्रीसिएशन क्लेम कर पाऊंगा या नहीं क्लेम कर पाऊंगा? यस या नो? यस क्लेम कर पाऊंगा। कितना क्लेम कर पाऊंगा? पूरा या हाफ? जल्दी बोलो सर, पूरा या हाफ? हाफ क्लेम कर पाऊंगा। कितना क्लेम कर पाऊंगा? 7.5%। और अगले साल क्लेम कर पाऊंगा? आंसर इज यस। कितना क्लेम कर पाऊंगा? 15%।
तो मतलब यहां पे 7.5% है, अगले साल 15% है, बस ये बात ध्यान देना। यहां पे 7.5 है, अगले साल 15 है, ये बात ध्यान दो। ये क्लियर हो गया जी। अगले पर आओ, अगले पर आओ। आपने परचेज की यहां पे, बट आपने पुट टू यूज जो किया ना वो अगले साल की है। मतलब आपने यूज जो की है, आपने यूज आपने इस साल नहीं की। ये देखो ये परचेज है और यूज आपने अगले साल की है। तो क्या इस साल डेप्रीसिएशन जिस साल आपने परचेज की है उस साल क्लेम कर पाओगे? आंसर इज नो। अगले साल क्लेम कर पाओगे? आंसर इज यस। कितना क्लेम कर पाओगे? 15%, क्योंकि जहां से आपने पुट टू यूज किया होगा उस साल से क्लेम करोगे, पूरा 15% क्लेम कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आएगा मजा, तो अब आएगा गेम खेलने का मजा। अगले एग्जांपल पे आओ। आपने परचेज की यहां पे और पुट टू यूज की अगले साल और यूज की आपने लेस देन 180। पहले तो ये बताओ, पहले ये बताओ, जहां आपने परचेज की है क्या इस साल क्लेम कर पाओगे? आंसर इज क्लियर कट नो। आंसर इज क्लियर कट नो। मेरा क्वेश्चन है अगले साल, क्या अगले साल क्लेम कर पाओगे? बोल दो यार हां या ना। आंसर इज यस या नो? यस क्लेम कर पाओगे। कितना क्लेम कर पाओगे? 15 या 7.5। 15 या 7.5 आपने यूज की है लेस देन 180। आपने एसेट यूज की है लेस देन 180, कितना क्लेम करवाओगे? 15 या 7.5। जो ये कह रहे हैं 15%, जो कह रहे हैं 15%, हैंड करो 15% वाले। और जो कह रहे हैं 7.5%, जो कह रहे हैं 7.5%, ये सब बच्चे नालायक भी नहीं है, महानालायक हैं। ये महानालायक हैं जी। नालायकों की भी एक ऊपर वाली उपाधि होती है, इसको हम बोलते हैं महानालायक। 7.5% भाई क्यों? 7.5 क्यों? बच्चा कह रहा है पहले तो आप एक बादाम खाओ। क्यों खाओ भाई? कहता सर अभी आपने कहा आप गजनी हो क्या? मैं कहा नहीं गजनी तो नहीं हूं। कह रहे अभी आपने 2 मिनट पहले भी कहा होगा, 2 मिनट 5 मिनट पहले कहा है कि अगर यूज लेस देन 180 है तो आपको 50% मिलेगा। यहां पे लेस देन 180 है तो 7.5 ही तो मिलेगा। मैं कहा बस वही आपने गलती कर दी वही आपने गलती कर दी। मैं यही देखना चाहता था कि आपको पुराना थोड़ा बहुत क्लास वाला याद है या नहीं है। आपको तो बिल्कुल भी याद नहीं है, ब्लैंक हुआ पड़ा बिल्कुल ही। याद करो नालायकों कि जो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 32(1) हमने की थी उसमें क्या लिखा था कि जिस ईयर में आपने परचेज किया, जिस ईयर में आपने परचेज किया, अगर सेम ईयर में पुट टू यूज किया लेस देन 180 तब प्रोविजो लगेगी। अगर अगले साल पुट टू यूज किया होगा चाहे लेस देन 180 ही क्यों ना हो, उस केस में वो प्रोविजो एप्लीकेबल ही नहीं है। हैं सर एक मिनट सर, एक मिनट दोबारा बोलो। आप ये दोबारा क्या बोल रहे हो सर? आप मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मैरून, इधर आओ। कान पकड़ूं आपके? वो कान पकड़ने से थोड़ा दिमाग तेज होता है ना। इधर ये लो कान वैसे मसलता हूं। इधर एक बात मुझे बताओ, प्रोविजो में क्या लिखा था? इधर देखो ध्यान से। समरी बुक आप मेरे को लेके चिढ़ा रहे हो ना, आप मेरे को समरी बुक लेके चिढ़ा रहे हो, तो ऐसा करो समरी बुक में ही देख लो। फिर समरी बुक में दिखा देता हूं। यहां पे ये प्रोविजो आपको दी हुई है। कहां पे गया प्रोविजो? आजा आजा आजा। ये देखो, अब ध्यान से पढ़ना जी क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। समरी बुक आप सबके पास ही है। डेप्रीसिएशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ डेप्रीसिएशन अलाउड इफ एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। आगे ध्यान से, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ओ माय गॉड सर, बात तो सही कह रहे हो, मैं गलत कब कहता हूं? सर लॉ में साफ साफ लिखा है कि जिस ईयर में आपने एसेट एक्वायर की होगी, अगर सेम ईयर में आपने पुट टू यूज किया लेस देन 180, उस केस में हाफ मिलेगा, नहीं तो हाफ नहीं मिलेगा आपको। और याद करा दूं थोड़ा सा, रेगुलर बैच वाले बच्चे याद करो, मैंने क्लास में ऐसे करके आपको पीटी करवाई थी, याद है? मैंने कहा था ऐसे ऐसे। रेगुलर बैच वाले बच्चे समझ पाए होंगे इनका एक्सप्रेशन। अगर हाथ ऐसे होंगे तो प्रोविजो लगेगी, हाथ अगर ऐसे हो जाएंगे तो प्रोविजो नहीं लगेगी आपकी। हाथ ऐसे का मतलब क्या है? अगर परचेज भी यहां यूज भी यहां तब तो प्रोविजो लगाना। अगर परचेज यहां यूज कहीं और, मतलब मेरा दूसरा हाथ कहीं और जा रहा है, उस केस में प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि प्रोविजो एप्लीकेबल ही उस साल में होती है जिस साल में आपने एसेट एक्वायर की हो, सेम ईयर में आपने यूज कर दिया हो लेस देन 180 डेज के लिए, उस केस में प्रोविजो लगाना, नहीं तो प्रोविजो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये आपका पॉइंट है सिंपल सा। अब सोच के बोलना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल में है क्या जी? एग्जाम्पल के अंदर परचेज आपने यहां पे की है और आपने यूज किया अगले साल, और यूज नो डाउट लेस देन 180 है, प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगी सर, पूरा 15% ही क्लेम करेंगे, यहां 7.5 की बात नहीं आएगी। ठीक है जी? तो सिंपल सा क्रक्स से निकल के आ रहा है डेप्रिसिएशन वाले केस में कि अगर आप परचेज यहां पे करोगे और अगर यूज भी सेम ईयर में करोगे, अगर यूज लेस देन 180 डेज होगा तो उस केस में आपको हाफ मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। बस ये पर ध्यान देना चाहिए।
ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी डेप्रिसिएशन की हैं। ठीक है, बाकी अभी खत्म नहीं हुई, अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा और फिर मैं दूंगा क्वेश्चन। फिर मैं दूंगा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होंगे जो अपने घर से होमवर्क करके आने हैं, ताकि मैं देखूं तो सही कि डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन आप कैसे करके आते हो। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, नॉर्मल की बात मैंने की है। नॉर्मल पहली बात हर एसेट्स पर मिलेगा, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, नई हो, पुरानी हो, ओनर को मिलेगा। पूरा मिलेगा, 15% मिलेगा, जो भी रेट होगा उस रेट से मिलेगा। अगर यूज आपने लेस देन 180 किया तो आपको हाफ मिलेगा। अच्छा, हाफ का मतलब क्या है? हाफ तब मिलेगा अगर परचेज एंड यूज अगर दोनों सेम ईयर में होंगे, तब हाफ की बात होगी। अगर अगले साल आपने यूज किया होगा तो अगले साल पूरा मिलेगा, प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगी, बस ये बात ध्यान देना। अच्छा, अब ये सारी बातें नॉर्मल डेप्रिसिएशन की कंप्लीट करने के बाद ना, अब बच्चा कहता है सर एक ना हमने क्लास में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी किया था। मैं कहा बिल्कुल किया होगा, वो 32(1)(a) था। अब पहली बात तो ना वो सुनो, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो हर केस में नहीं है। वो सिर्फ किस केस में है? अगर आपने न्यू, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है उस केस में एडिशनल मिलेगा। अगर आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है उस केस में एडिशनल मिलेगा। किस रेट से? 20%। बट हां, अगर आपने नई फैक्ट्री लगाई है, आपने नई मशीन परचेज की है, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इनमें जो भी बैकवर्ड एरिया हैं, तो उस केस में 35% मिलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर आपने नई प्लांट एंड मशीनरी, नई बिल्डिंग नहीं कह रहा, नई बिल्डिंग नहीं कह रहा, नया फर्नीचर नहीं कह रहा, नई मशीन कह रहा हूं। अगर आपने नई मशीन परचेज की है, नई मशीन एक्वायर की है, उस केस में आप एडिशनल क्लेम कर लोगे 20%। और 20% किसका? एक्चुअल कॉस्ट का, मतलब जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 20% क्लेम करोगे। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो एसेट आपने पुट टू यूज की है लेस देन 180 डेज के लिए, तो फिर 20 तो पूरा मिलेगा नहीं, फिर तो 10% मिलेगा। मैं कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15 वाला 7.5% मिला, ऐसे एडिशनल 20 वाला मिलेगा 10, बट जो बैलेंस 10 होगा उसको तुम अगले साल भी क्लेम कर सकते हो। और ये बात हमने क्लास में पढ़ी है। अगर 35% वाला एडिशनल एप्रिसिएशन है तो 17.5 यहां क्लेम कर लो, 17.5 आगे क्लेम कर लो। अगर 20% वाला है 10 यहां क्लेम कर लो, बैलेंस 10 अगले साल क्लेम कर लो। बट हां, अगर आपने यूज इस साल किया ही नहीं है, आपने यूज ही अगले साल किया है, तो भैया अगले साल वो प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या कह रहे हो कि 180 डेज वाली प्रोविजो, क्वेश्चन तो बोलो, क्वेश्चन पूरा बोलो। 180 डेज वाली प्रोविजो एडिशनल डेप्रिसिएशन पे नहीं लगती, नहीं लगती। सेशन खत्म होने वाला है और मैं नहीं चाहता मेरे को गुस्सा आए और मैं यहां से कूद के जान दे दूं। मुझे घर भी जाना है, मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं मेरा। नालायक बच्चा कह रहा है एडिशनल पे नहीं लगती। एक इधर देखो ध्यान से, अब मुझे आपके लिए दोबारा से यहां पे खोलना पड़ेगा प्रोविजन। इधर देखो ध्यान से, ये ऊपर देखना क्या लिखा है, प्रोविजो टू सेक्शन 32(1). सर लो को पढ़ना सीखो, ये सेक्शन 32(1) की प्रोविजो है, 32(1)(2) की प्रोविजो नहीं है। और मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे घिया, मेरे टमाटरी, मेरे आलू कलर के बच्चे, कई बच्चे आलू कलर के भी होंगे। एक बात बताओ, 32(1) के 3 केस मैंने कहा था, 32(1)(2), 32(1)(2)(a) और 32(1)(1). तो 1(2)(a) भी 32(1) में ही आता है। तो ये प्रोविजन नॉर्मल वाले केस में भी है, एडिशनल वाले केस में भी है। तो ये बाहर जाके मत बोल देना कि यहां पे एडिशनल वाले केस में नहीं है। कई आप जो गलती कर रहे हो वो कई बच्चे गलती करके बैठते हैं, उनको लगता ही नहीं एडिशनल वाले केस में। सर एडिशनल सेक्शन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है आप चेक करो, वो भी 32(1) का ही पार्ट है। और 32(1) में जितने क्लोज कवर होंगे सभी पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होती है। इवन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है SLM वाली, वहां पर भी लगती है ये। उसकी बात हम करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। अभी तो बस मुझे आज आपको ये बताना है, एक तो नॉर्मल और एक एडिशनल। दोबारा बोलो, एडिशनल किस में मिलेगा जी? नई प्लांट मशीनरी जब आप पुट टू यूज करोगे उस साल से मिलना स्टार्ट होगा। नॉर्मल रेट है 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर आपने हाफ मतलब लेस देन 180 यूज किया तो हाफ पहले मिल जाएगा, हाफ बाद में मिलेगा। ठीक है, बट प्रोविजन एप्लीकेबल तब होगी जब परचेज यहां पे करोगे सेम ईयर में यूज करोगे। अगर बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अगर बैकवर्ड एरिया की बात होगी उस केस में 35% मिलेगा। ठीक है, बट 35 वाला आपका 17.5 हो जाएगा अगर यूज आपने किया लेस देन 180, और 17.5 जो वो आपको अगले साल मिल जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनी है, उस केस में हमेशा ही 20% मिलेगा, चाहे वो बैकवर्ड एरिया ही क्यों ना हो।
मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, पावर जनरेट कर रही है, चाहे बैकवर्ड एरिया ही क्यों ना हो, तो भी 20 मिलेगा। इस पावर जनरेशन को छोड़ के कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, अगर बैकवर्ड एरिया में होगी तो 35% क्लेम करेगी, नहीं तो वो 20% क्लेम करेगी। और नॉर्मल एडिशनल में ये भी फर्क है, नॉर्मल चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, सब पे मिलता है, एडिशनल सिर्फ नई पे मिलता है। नॉर्मल बिल्डिंग पे भी है, मशीन पे भी है, फर्नीचर पे भी है, और जो एडिशनल है सिर्फ मशीन पे है। उसके बाद नॉर्मल मिलता है WDV का, ये मिलता है एक्चुअल कॉस्ट का। ये आपके मेजर फर्क है नॉर्मल एडिशनल में, जो मैं यही तो देखना चाहता हूं कि जो मैं घर से 5 एग्जांपल दूंगा आप कैसे सोल्व करके आओगे। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखा दूं पहले, इधर देखो ध्यान से 32(1)(2)(a), एक बार यहाँ पे देख लो एडिशनल डेप्रीसिएशन, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, कहाँ पे गया। अच्छा, ये आपके डेप्रीसिएशन के रेट हैं, एक बार ये याद करने आपको। प्लांट मशीनरी पर 15%, बिल्डिंग पर 10%, फर्नीचर पर 10%, इनटेंजिबल एसेट्स पर 25%। ये 4 रेट आपको जरूर याद होने चाहिए जी। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए हुए तो ये चारों रेट आपको याद होने चाहिए, 15, 10, 10, 25, इन चारों के बेस पे कैलकुलेशन करनी होगी। ये नॉर्मल रेट है, एडिशनल का 20 है, और अगर बैकवर्ड एरिया है तो 35 है, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा था एडिशनल डेप्रीसिएशन। एडिशनल डेप्रीसिएशन ये देखो, ये राजी एडिशनल डेप्रीसिएशन देखो जी, नोट से आप पढ़ सकते हो। एलिजिबल एसएससी, ऑल एसएससी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट शिप और एयरक्राफ्ट। अब देखो जी, अगर आपने फैक्ट्री सेटअप की है बैकवर्ड एरिया में, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, और नई प्लांट मशीनरी है, तो रेट कितना होगा 35%। अगर यूज करोगे लेस देन 180 तो 17.5, और बैलेंस 17.5 आपको अगले साल मिल जाएगा। और ऐसे ही वहां पे अगर कोई नॉर्मल एरिया है, नई प्लांट मशीनरी है, तो 20% मिलेगा। अगर लेस देन 180 है तो कितना मिलेगा 10, और बैलेंस रहना आप अगले साल क्लेम कर सकते हो। आप किस वैल्यू पर क्लेम करोगे जी, एक्चुअल कॉस्ट पे क्लेम करोगे। और पर्पस क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। और अगर पावर जनरेशन वाला केस होगा तो भी आप क्लेम कर लोगे, बट 35% वाले में अगर आप चेक करोगे, यहां पे पावर जनरेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मतलब अगर कोई पावर जनरेशन कंपनी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो मैक्सिमम एडिशनल 20% ही क्लेम कर सकती है। 35% वाली जो कंपनी होंगी वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात लॉ में लिखी हुई है, इसको आप यहां डायग्राम के अंदर पढ़ सकते हो जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। लो जी, अब ऐसा करो 5 एग्जाम्पल लिखो, और अब मुझे बताओ क्या आप गलतियां करके आते हो। बच्चा कह रहा है सर आप टेंशन मत लो, आप घर से जब वापस आओगे ना हमारे स्टूडेंट दरबार लेने के लिए, तब देखना आप हमारे पांचों आंसर चाहे घर बैठे बैठे चेक कर लेना, हमारे पांचों के पांचों सही होंगे। अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे नालायकों, अभी देख लेंगे, टेंशन मत लो। लो जी, 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 1 जून 20 को आपने 100 लाख की एक मशीन एक्वायर की। न्यू मशीन एक्वायर, ठीक है। इसको आपने पुट टू यूज किया 15 सितंबर 20 को, पुट टू यूज। आपको बताना है 2021 में नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना लूंगा, एडिशनल कितना लूंगा, 21-22 में नॉर्मल कितना लूंगा, एडिशनल कितना लूंगा जी। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% नॉर्मल, एडिशनल आपको पता है जी, एडिशनल आपको पता है। एडिशनल बैकवर्ड एरिया नहीं है, जब तक मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं बोलूंगा आपको बैकवर्ड एरिया नहीं एज्यूम करना, नॉर्मल लेके चलोगे। नॉर्मल मतलब एडिशनल 20%। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, नई मशीन एक्वायर की है 100 लाख रुपए की अपने बिजनेस के लिए, पुट टू यूज आपने उसी साल में कर दिया 15 सितंबर को। आपको इस साल कितना मिलेगा, नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, नॉर्मल एडिशनल दोनों बातें आपको बतानी है। अब तो आने लगा है मजा पीजीबीपी का, अब तो आने लगा है मजा पीजीबीपी का, पढ़ने का मन करने लगा, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। लो जी, 1/4, 31/3/21, 31/3/22, यहाँ पे 1 जून 20 को यहाँ पे
आपने ओल्ड मशीन एक्वायर की है 80 लाख, ओल्ड मशीन एक्वायर की है 80 लाख की, और आपने पुट टू यूज जो की है वो की है अपना फेस्टिवल का टाइम होता है ना फरवरी में, रक्षाबंधन 14 फरवरी। बच्चा कह रहा है हद हो गई, यहाँ पे आपने पुट टू यूज की है चीज को। तो इस साल नॉर्मल कितना क्लेम करोगे, एडिशनल कितना क्लेम करोगे, नॉर्मल कितना क्लेम करोगे, एडिशनल कितना क्लेम करोगे अगले साल। ये 2 क्वेश्चन हो गए जी। दो क्वेश्चन हो गए जी। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो जी। जिन्होंने नहीं लिखा एक बार पॉज करके लिख लो, यहाँ पे एक बार पॉज करके लिख लो। ओल्ड मशीन एक्वायर किया, ओल्ड मशीन है 80 लाख की 1 जून 20 को, 14 फरवरी को आपने पुट टू यूज किया सेम ईयर में। इस साल नॉर्मल कितना है, एडिशनल कितना है, अगले साल नॉर्मल कितना है, एडिशनल कितना है, ये आपको मुझे बताना है जी। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो है वो 15% है जी नॉर्मल का। एग्जाम्पल 3, फर्स्ट अप्रैल 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, ठीक है जी। बिहार बैकवर्ड एरिया सेटअप न्यू फैक्ट्री, और आपने बिहार में 1 जून 20 को एक नई मशीन एक्वायर की 100 लाख की। इसको यूज आपने किया 18 दिसंबर 20 को, पुट टू यूज आपने यहां पे करना स्टार्ट किया। 18 दिसंबर 20 को आपने पुट टू यूज यहां पे करना स्टार्ट किया। इस साल आप नॉर्मल कितना क्लेम कर सकते हो, एडिशनल कितना क्लेम करोगे, अगले साल नॉर्मल कितना क्लेम करोगे, एडिशनल कितना क्लेम करोगे, ठीक है। इस साल कितना क्लेम करोगे, अगले साल कितना क्लेम करोगे, आपके सामने है जी अब, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। लो जी एग्जाम्पल नंबर 4 पे आओ। बिहार एरिया बैकवर्ड एरिया, ध्यान रखना बैकवर्ड एरिया में क्या होता है आपको पता है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल है वो 15% है। एडिशनल कितना मिलेगा वो आपको पता है जी, एडिशनल वाले केस में कितना मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, वेस्ट बंगाल मान लो बैकवर्ड एरिया है, न्यू फैक्ट्री आपने यहां पे 1/4/20 है, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, यहां पे आपने एक मशीन एक्वायर की है 25 जुलाई 20 को, और ये की आपने 80 लाख की 80 लाख, और ये रेडी टू यूज हुई है जी, रेडी टू यूज ये हुई है 15 मार्च 21 को, मतलब इंस्टॉल हो गई है, यूज होने के लिए तैयार हो चुकी है। और इसको आपने अगले साल, बट यूज आपने किया अगले साल, यूज किया आपने इसको 15 जनवरी 22, यहां पे पुट टू यूज है। इस साल 2021 में नॉर्मल कितना क्लेम करोगे, एडिशनल कितना क्लेम करोगे, अगले साल नॉर्मल कितना क्लेम करोगे, एडिशनल कितना क्लेम करोगे, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 15% है जी। एग्जाम्पल 4 हो गए जी। आ रहा है एग्जाम्पल लिखने में मजा, मजा तो आएगा क्वेश्चन करने के, जब इसके आंसर निकालोगे तब मुझे कॉन्फिडेंस फील होगा कि वाकई रिवीजन क्लास का फायदा हो रहा है, और हर बच्चा आंसर देगा, ये हर बच्चा आंसर देगा, ये बात ध्यान देना, हर बच्चा आंसर देगा। अब आओ जी लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कह रहे, अच्छा न्यू, हाँ बिल्कुल बच्चा कह रहे न्यू एसेट है, बिल्कुल जी न्यू एसेट है, मतलब न्यू मशीन है, न्यू मशीन एक्वायर की है जी, आपने न्यू मशीन एक्वायर की है, ये बात ध्यान देना जी। एग्जाम्पल नंबर 5 लास्ट एग्जाम्पल जी आज का।
1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। लो जी, ये है मतलब नॉर्मल एरिया है, कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है। 15 सितंबर 20 को आपने एक न्यू मशीन एक्वायर की है, ठीक है जी, और एक्वायर की है 120 लाख, 120 लाख की जी, और इसको यूज आपने किया है 18 नवंबर 20 को, पुट टू यूज 18 नवंबर 20 को पुट टू यूज आपने किया जी, ठीक है। और आपको बताना है इस साल नॉर्मल कितना क्लेम करूंगा, एडिशनल कितना क्लेम करूंगा, कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है, नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल और एडिशनल कितना क्लेम करूंगा जी। और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो है इसका नॉर्मल का 15% है, एडिशनल आपको पता ही होगा जी, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बस इन 5 में ये बता देना कि नॉर्मल एडिशनल हर साल, और ध्यान रखना जी ये कई नालायक बच्चे हैं जी, आधे बच्चे भाग रहे होंगे, रुक जाओ पहले रुक जाओ, आपको वैल्यू बतानी है, वैल्यू। अगर किसी बच्चे ने रेट आंसर दे दिया ना तो फिर देख लेना मैं उससे नाराज हो जाऊंगा जी। रेट नहीं बताना, ये नहीं बताना 15, 7.5, 20, 10, ना ना ना, वैल्यू निकाल के, मुझे वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू पूछेंगे जी। तो मेरी फैमिली का हर बच्चा वैल्यू निकाल के बताएगा कि कितनी कितनी वैल्यू क्लेम कर पाएगा। रेट तो आप बता ही दोगे, मुझे पता है, मुझे मेन देखना है आप वैल्यू में क्या कलाकारी करते हो, क्योंकि मुझे पता है वैल्यू आप गलत निकालोगे अगर क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है जी। तो सबने वैल्यू निकाल के आनी है, मैं कह रहा हूं चाहे गलत हो सही हो कुछ भी हो, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस पता लगे, मेरे से गलती होती कहीं है पता लगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालना पड़ेगा जी, ठीक है जी। तो आपने जरूर कमेंट डालना है, हर बच्चा 5 क्वेश्चन करके आएगा। बाकी अगली क्लास में फिर हम बातें करेंगे, जो बैलेंस सेक्शन है उसको रिवीजन करेंगे, और मुझे उम्मीद है हमारी 3 क्लास रिवीजन के भी और लगेंगी, ठीक है। बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर 5 या 6, क्योंकि जब मेरे रेगुलर बैच में 16 लेक्चर लगते हैं पीजीपीपी के अप्रोक्सीमेट, तो अगर मैं 6 रिवीजन लेक्चर 1-1 घंटे के यहाँ पे लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रिवीजन बढ़िया से होनी चाहिए, ठीक है जी। बट हाँ, अब 2 दिन आपके पास हैं, जितने बैलेंस सेक्शन है उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेना, ताकि आने वाले सेक्शन की रिवीजन आपकी और बढ़िया से हो सके, ठीक है। और उससे पहले आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, हर बच्चा कमेंट बॉक्स में डालेगा। और अगर कोई बच्चा पूछता है यूट्यूब पे कि आपकी रिवीजन क्लास नहीं है, जिन बच्चों को नहीं आइडिया, तो बोल देना कि सैटरडे, संडे और मंडे सर का ऑफ है, बट हाँ मंडे शाम को 10 बजे मैं रात को जरूर आऊँगा लाइव, उसमें हम करेंगे जीएसटी की रिवीजन, ठीक है। उसके बाद से फिर हमारी कंटिन्यूटी हो जाएगी, और बस मिलने जा रहा हूँ मम्मी पापा से अपने, और ब्लेसिंग लेके आऊँगा, ठीक है जी। चलो जी, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर। और बस लाइक ठोक देना, लाइक ठोक देना, लाइक 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 ठोक दो जी। और ये सब्सक्राइबर फैमिली के मेंबर 90,000, आज 4 तारीख हो चुकी है, ध्यान रखना 7 तारीख को रिवीजन है, अभी 90,000 हुए नहीं है, कहीं पता लगे आपकी वो समरी की बुक वो डाउनलोड वाली गायब हो जाए। मतलब अगर आप 1000 फैमिली के मेंबर नहीं जोड़ सकते, और वो पता क्यों नहीं, क्योंकि ना तो आप शेयर करते हो, ठीक है, ना किसी को बताते हो, बस बच्चा कह रहा है मेरे को तो मजा आ रहा है ना, मैं तो अपना देखता रहूंगा, ऐसे नालायक बच्चे हैं कई, ठीक है। चलो जी, तो बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय 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 बाय।